गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं इतिहास के बारे में। वैसे देखा जाए तो प्रत्येक देश का अलग अलग अपना इतिहास होता है, पर आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों वो भारत जैसे देश के संदर्भ में बात करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जानते हैं कि इतिहास होता क्या है। देखिए, जो हम इससे पहले जो आज तक पढ़ते आए हैं, रटते आए हैं, उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अब हमें आवश्यकता है चीज़ों को समझने की, चीज़ों को जानने की, चीज़ों को तर्क वितर्क करने की। जब आप अपने मित्रों के साथ बैठें तो प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखें। जब आपको लेखन शैली, जब एग्जामिनेशन में आपको लेखन शैली की आवश्यकता हो तो इस तरीके से, इस ढंग से लिखें कि जो एग्जामिनर सामने वाला है, जो आपकी पुस्तिका जांच रहा है, वो आपसे प्रभावित हो। तब जाकर आपको नंबर मिलेगा, तब जाकर कुछ होने वाला। अन्यथा जो कंपटीशन है बहुत ही टफ हो चुका है। वैसे भी आपको पता है सरकारी पद कितने हैं, सैकड़े में हैं, और जो भर्तियां हैं वो लाखों में हैं, करोड़ों में हैं। इसलिए आप तैयार रहें हमेशा। जानते हैं, हमें जो पढ़ना है, हमें देश का कूड़ा करकट नहीं पढ़ना है। हमें जो चीज़ें स्पष्ट हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता, यदि मैं आपसे कहूँ कि भैया मान ली कि चलिए मैं इलाहाबाद में हूँ और मैं बोलूँ आपसे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, जो मेन यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मैं बोलूँ भैया आप चले जाइए, ये सिविल लाइन चले जाएं, और आप क्या कर रहे हैं कि घूम के पूरा प्रतापगढ़ वो सब पूरा मतलब 100-200 किलोमीटर घूमने के बाद आप आएँ सिविल लाइन। हालांकि कार्य आपने वही किया है जो मैंने कहा है, पर आप जो अनावश्यक घूम के आए हैं, जो आपकी ऊर्जा उसमें वेस्ट हुई है, जो समय लगा है, उसकी भरपाई कोई करेगा नहीं करेगा। और आप सीधे सीधे जा सकते थे, 10 मिनट का रास्ता ऑटो लेते चले जाते। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो व्यर्थ की ऊर्जा है, जो व्यर्थ का मेहनत है, उसे छोड़ें, क्योंकि हम लोग भी वही करके आज आपके सामने हैं। इसीलिए हमारा पूरा उद्देश्य है वही चीज़ पढ़िए जो पढ़ना है। बेकार की फालतू चीज़ें मत पढ़ें। ठीक, पहले आप अपना सिलेबस उठाइए कि सिलेबस में लिखा क्या है। बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है सिलेबस में इंग्लिश है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इंग्लिश नहीं है, फिर भी वो इंग्लिश दिन रात पढ़ रहे हैं। हिंदी में भी सिलेबस उठा के देखिए कि हिंदी में क्या क्या पूछेगा। पर्यायवाची पूछेगा, ठीक, क्या क्या विलोम पूछेगा, भाषा पूछेगा। ये पता चला पूरा हिंदी का जितना बड़ा सिलेबस है सब पढ़ दिए और मेन चीज़ छूट गया। इसीलिए जो है आप बाहर हो जाते हैं। ठीक, यदि सोचिए, यदि कोई बच्चा है जो बॉडी बना रहा है, जिम कर रहा है, बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, और उसे आवश्यकता है जो पोज की, थाई की, और उसने कभी थाई लगाया ही नहीं, जो कार्डियो होता है उसने एक्सरसाइज नहीं किया, अपर का एक्सरसाइज इतना कर लिया, बैलेंस नहीं है ना। और जो प्रतिस्पर्धा होने वाली उसमें मात्र थाई की आवश्यकता है, तो वहाँ आप चेस्ट बाइसेप दिखाकर क्या हासिल कर पाएंगे? कुछ नहीं ना। तो वही चीज़ है, बस जिन चीज़ों की आवश्यकता आपके एग्ज़ाम में वही पढ़िए। और जब आप सफल हो जाएंगे तो जो भी दुनिया भर की जो भी हिस्ट्री है पढ़िएगा। अमेरिका का इतिहास उठा के देखिएगा, ब्रिटेन का इतिहास उठा के देखिएगा, अफ़गानिस्तान को उठा के देखिएगा, हर जगह का इतिहास उठा के देखिएगा। फिलहाल अभी जो हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले बता दें इतिहास होता क्या है। तो बीता हुआ कल, जो घटनाएं दूसरे कालखंड में घटित हुई थी और अब वो बीत चुकी हैं, उसके अध्ययन के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो इतिहास है। बीता हुआ कल इतिहास है, बस इतना जान लीजिए। उन्हीं चीज़ों के बारे में हम, कल की घटनाओं के बारे में, और कल क्या था, समाज कैसा था, लोग कैसे थे, उनके औजार कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, ठीक, उनका व्यवसाय कैसा था, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आउट ऑफ सिलेबस मत जाइएगा। ठीक, और पहले बता दें इतिहास, जो भारतीय इतिहास है वो कितने जो है भाग में हम उसे पढ़ेंगे। तो 3 भाग में इतिहासकार इसलिए भाग में कर दी हैं इसको, सुविधा के लिए, अध्ययन के लिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आसानी से चीज़ों को हम और आप समझ पाएँ, इसीलिए इतिहासकार ऐसा किए हैं। तो सबसे पहला है प्राचीन इतिहास, ठीक। उसके बाद है जिसको आप एंसेंट हिस्ट्री बोलते हैं,
उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसको आप मिडवल हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद है आधुनिक भारतीय इतिहास, जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। फिलहाल हम इन तीनों को पढ़ेंगे, तीनों को कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है आप लोगों को चीज़ों को बताना, क्योंकि मैं देखा हूँ आजकल जो कोचिंग है बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज कर रही हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सक्षम नहीं है पैसा दे पाएँ। इसलिए जीवन भर जब तक रहूँगा यहाँ पे, यदि आप लोग अच्छे से सपोर्ट करेंगे, आप लोगों का प्रेम होगा, तो मैं जीवन पर्यंत ऐसे ही आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। पहले हम जानते हैं, ये बेस उठा के पूरा चलते हैं, ठीक। और प्राचीन इतिहास खत्म करने के बाद हम मध्यकालीन इतिहास में आएंगे, उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास में आएंगे। और एक चीज़ अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और एक तरह से जब आज जिस प्रकार से अफगानिस्तान कट गया, पाकिस्तान कट गया, बांग्लादेश कट गया, जब अखंड भारत हुआ करता था, ये सारे भारत के ही क्षेत्र थे, ठीक है। इसीलिए जब हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान भी इसमें आएगा, म्यांमार तक हम जाएंगे, पाकिस्तान आएगा, मध्य एशिया तक भी उस ज़माने में जब शासन न करके एक दूसरी जब सभ्यताएं मिलती हैं तो एक नई सभ्यता का जन्म होता है, इसलिए उसकी भी आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें, जब आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक, वैसे यहाँ पे लिखा गया था प्राचीन इतिहास, ठीक, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। भारतीय संदर्भ में सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब प्राचीन इतिहास को हम यहाँ पर देखेंगे। इन एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले देखेंगे कि इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे भी 3 भागों में बांट दिया है, कि जिस वजह से चीज़ें आसानी से जो छात्र है समझ सकें। तो यहाँ पे देखिए हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसको आप प्री हिस्टोरिक बोलते हैं। उसके बाद आद ऐतिहासिक काल, जिसको आप प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल, जिसको आप हिस्टोरिक बोलते हैं, हिस्टोरिक, ठीक। सबसे पहले बता दें प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, ठीक। तो ये जो प्राचीन इतिहास है, इसको 3 कालखंडों में बांट दिया गया अध्ययन के लिए, ठीक है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है क्या, चीज़ों को समझें। प्रागैतिहासिक काल इतिहासकारों ने ऐसे कालखंड को माना है जिस कालखंड में जो है लिपि न हो, ठीक, लिखित कोई भी चीज़ें साक्ष्य ना हो, और वहाँ पर क्या मिली हैं, साक्ष्य के आधार पर पत्थर मिला हो, खिलौना मिला हो, मिट्टी के बर्तन मिले हों। इन्हीं चीज़ों के आधार पर हम इस कालखंड की समीक्षा करते हैं, अध्ययन करते हैं, और उसे ही कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल, या फिर कहें प्राचीन इतिहास की ये जो स्टार्टिंग का जो है, यहीं से हम पढ़ेंगे, ठीक। आपने देखा होगा कि जब कभी भी पुरानी कोई मिट्टी का बर्तन मिल जाए, लोहे का, तांबा का, कुछ भी मिल जाए, जो पुरातत्व विभाग की जो टीमें वहाँ पे जाती है, रेडियो कार्बन करती है, उससे उसके सही समय का ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये जो वस्तु है जो मिली है कब की है, किस कालखंड की हो सकती है, कितने ईसा पूर्व, कितनी ईस्वी की होगी। ईसा पूर्व ईस्वी के बारे में आपको थोड़ा बता दें, तब आप कालखंड की सही आकलन करेंगे। नहीं तो मैं बोल दूँ अभी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 600 ईसा पूर्व, जिसे इंग्लिश में बिफोर क्रिस्ट भी कहते हैं, BC कहते हैं, तो आप समझ नहीं पाएंगे। ईसा पूर्व, सबसे पहले बता दें, जो भी हम जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वैसे भी हमारे भारत में जो स्थिति आज चल रही है, लंबे समय तक हम मुग़लों के ग़ुलाम थे, तकरीबन 200 से 250 साल हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। ऐसे में क्या, जो हमारी संस्कृतियाँ थीं, जो हमारा परिवेश था, तमाम तरह की चीज़ें थीं, वो पूरी तरह से इन लोगों ने मिटा दिया, तबाह कर दिया, अपने अनुसार चीज़ों को बदला। कोई मंदिर को हटा के मस्जिद बनाया, कोई मस्जिद हटा के जो है कि चर्च बना दिया। जितने भी कह सकते हैं भारतीय स्थल थे,
धार्मिक स्थल रहे हों, सांस्कृतिक स्थल रहे हों, उस पर जो भी दमनकारी आए, अत्याचारी आए, उन्होंने यही सब किया, चीज़ों को बदला। ठीक, तो जब आपको पता है कि लंबे समय तक जैसे ब्रिटेन के अधीन सारे राष्ट्र थे, जो भी देश संसाधन के रूप में प्रचुर था, आगे था, उन देशों पे चाहे कंपनी के माध्यम से, चाहे सैन्य कार्रवाई के माध्यम से क्या किया, ब्रिटेन ने उस पर कब्जा किया, उसे उपनिवेश के रूप में रखा। तो अब हमारे यहाँ जो है अन्य देश का भी अलग अलग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज्ञात करने का, पर वो सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ठीक, क्योंकि ब्रिटेन जैसे देश का, ठीक है, एक अलग प्रोटोकॉल है, उसी के हिसाब से पूरी दुनिया जो है उसी के आधार पे काम करती है। तो ईसा पूर्व का मतलब होगा दोस्तों, जिसे आप बीसी बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट। ठीक, जब जो ईसा मसीह जो थे, जिसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, उनके जन्म से पूर्व की जितनी भी घटनाएं हैं हम उसके ईसा पूर्व बोलेंगे, और उनके जन्म के बाद एडी बोलते हैं, जिसको एनो डोमिनी बोलते हैं, जन्म के बाद का जो भी समय होगा उसको हम ईसवी बोलेंगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम सन और शताब्दी की बात करेंगे, ईसा पूर्व ईस्वी की बात करेंगे, तो इन चीज़ों का नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, तब आप चीज़ों को भली भांति समझ पाएंगे, अन्यथा मुझे भी थोड़ी सी तकलीफ होगी बताने में जब आप समझ नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, इतिहासकार ऐसे कालखंड को मानते हैं जिनमें लिखित साक्ष्य तो है, ठीक, लिखित साक्ष्य तो है, पर वो गुण मुक्त है, बहुत पुरानी है, या फिर ये कहें कि इतिहासकार सक्षम ही नहीं है उन लिपि का बोध कर सकें, उन लिपि को डिकोड कर सकें। ठीक, और इस सभ्यता में आपका इंडस वैली आता है, उसके बाद वैदिक आता है, और जब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता काल, वैदिक काल, तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये पढ़ने के बाद जो आपका तर्क वितर्क है वो चीज़ें बढ़ने लगेंगी, और हम आपको एक ऐसे कालखंड, एक ऐसे समाज में ले चलेंगे जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं एक चीज़ बता दूँ, जो इंसान का घमंड और जो अकड़ होता है वो किस प्रकार से टूटता है आप खुद समझ सकते हैं। सोचिए, इतिहास की बातें, इसलिए इतिहास में उसे लाना बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि जो चींटियां हैं और जो डायनासोर हैं लगभग एक ही दौर में आए थे। चींटियां आज भी हैं, डायनासोर खत्म हो गए। जानते हैं क्यों? यदि आपके अंदर समय के साथ साथ बदलने की क्षमता नहीं है तो आप खत्म हो जाएंगे। सोचिए, चींटी मतलब इतनी सी है, और डायनासोर उस समय पृथ्वी का सबसे लंबा चौड़ा जीव माना जाता था, फिर भी वो खत्म हो गया। सोचिए, और इतनी बड़ी चींटी आज भी जी रही है, जिंदा है, क्योंकि उनके अंदर वो गुण था। कभी भी याद रखिएगा, यदि आप नेचर के खिलाफ कोई भी कार्य कर रहे हैं, इस समय क्या हो रहा है, पूरी दुनिया जो है पृथ्वी का इतनी बुरी तरह से दोहन कर रही है उसके संसाधनों का। उसके गर्भ में कोई भी चीज़ यदि है तो उसको निकाल लो। ऐसा नहीं कि पृथ्वी देना नहीं चाहती, पृथ्वी देना चाहती है, पर जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही लें। ऐसा नहीं कि सब खंगाल के निकाल लें, उसके बाद अंदर से पृथ्वी खाली हो जाए, उसके बाद जो उसकी प्लेटें हैं वो आपस में टकराएं तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी जो है विनाश की तरफ चल रही। इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, वो विकल्प के रूप में दूसरे ग्रहों को प्रिविलेज दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी होगा। जिस तेज़ी से पृथ्वी पे जनसंख्या बढ़ रही है, आप एक चीज़ मुझे बताइए, मैंने कई सालों से इस चीज़ को महसूस किया है कि जहाँ भी जाइए, जहाँ भी देखिए, यदि जनसंख्या बढ़ी है, मात्र मनुष्य की बढ़ी है, इंसानों की बढ़ी है, और दुनिया में जितने भी, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, सब रेड जोन में बेचारे, कुछ तो खत्म हो गए हैं, कुछ इक्के दुक्के बचे हैं। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है। आप यदि एक बात बता दूं, यदि आप सोचते हैं कि फला जीव की संख्या कम हो जाएगी तो ठीक है, आदमखोर है, इंसानों को मारता है, फला वनस्पति की संख्या कम होनी चाहिए, उसका कोई प्रभाव नहीं है, कोई महत्व नहीं है हमारे लिए, कोई उपयोग नहीं, तो आप गलत हैं। इस संसार में, इस पृथ्वी पे जो भी चीज़ें हैं
उन सारी चीज़ों का अपने आप में महत्व है। यदि आपके जीवन में सीधा सीधा महत्व नहीं है तो भी उनका जो है कि इस मौसम में, इस जलवायु में, पृथ्वी की रचना में बहुत बड़ा, समझ लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका महत्व, इम्पोर्टेंस है। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। और यही कारण है कि दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं जब आपको वैदिक काल और सिंधु सभ्यता पढ़ाऊंगा ना, तो आप अपनी उंगली दांतों तले दबा लेंगे कि जीरो, मतलब उस समय टेक्नोलॉजी के मामले में ठीक 0% भी कुछ नहीं था। उसके बाद इतने बड़े बड़े पर्वतों जैसे जो पिरामिड बना देना, महल बना देना, अपना घेराबंदी कर देना, मतलब उस समय के इंसान कैसे होते थे। मतलब 5500 टन का जो है पत्थर उठाकर कम से कम 200 फुट ऊपर ले जाके रखना बहुत बड़ी बात थी। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो पहले के लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे, लंबा जीवन जीते थे, जो शरीर उनकी थी, मतलब आज के इंसानों से मुझे लगता है 10 गुना ज़्यादा उनके पास बल था, ज्ञान था। आजकल लोग मोबाइल में लगे हुए हैं और इंस्टाग्राम रील में लगे हुए हैं, फेसबुक रील में लगे हुए हैं, इसलिए उनके जो सोचने समझने की जो ऊर्जा है, ताकत, वो कम होती जा रही है। जब इंसान कभी साइकिल चलाता है या रोटी बनाता है, कपड़ा धुलता है, कोई दूसरा कार्य करता है, तो जो उसमें वो सोचता है उससे उसका ज्ञान बढ़ता है, उसके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मक शैली, उसका विकास होता है। पर आज क्या हो रहा, नहीं, कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे गाना लगा देंगे, कोई वीडियो चला देंगे। इससे क्या होता है, आपके अंदर की जो रचनात्मक शैली है, और याद रखिएगा रचनात्मक शैली का विकास तब बहुत अच्छा होता है जब आप कोई फिजिकल कार्य कर रहे हैं, उसके बाद आप विजुअलाइज कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तकनीकी की चीज़ें सोच रहे हैं, बेहतर कुछ सोच रहे हैं, उस समय आपका दिमाग डेवलप करता है, बढ़ता है। इस चीज़ को याद रखिएगा मित्रों। आज उन सारी चीज़ों की कमी है। उसके बाद चलिए हम आगे बात करते हैं। आदि ऐतिहासिक काल एक ऐसा कालखंड जिसमें इतिहासकारों को तो लिखित प्रमाण मिल चुका है, पर उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर कहें कि वो सक्षम ही नहीं है इतिहासकार, उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, शैली नहीं कि उसे डिकोड कर पाएँ। और सिंधु में बता दें बहुत तमाम तरह की चीज़ें मिली हैं। हालांकि जो उसके औजार हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, उसके आधार पे हम जो है ये तो समझ जाते हैं कि सिंधु सभ्यता के हैं। पर ऐसे तमाम तरह के लिखित साक्ष्य मिले हैं जिनके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में लिखा क्या। यदि जिस दिन उसे डिकोड कर दिया जाएगा ना, एक लिखित समाज का हम बहुत प्यारे तरीके से अध्ययन करेंगे, ठीक है, परसेप्शन कम हो जाएगा, वास्तविकता इस कालखंड की बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक बार फिर जो है इतिहास को नए सिरे से अध्ययन करके लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आधी अधूरी हैं, बस इतिहासकारों ने लिख दिया, उसके बाद कोई उस पर मेहनत करना नहीं चाहा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल, जिसे हिस्टोरिक बोलते हैं। एक ऐसा कालखंड है जिसमें कह सकते हैं मानव सभ्यता इन दोनों कालखंड से बहुत ज़्यादा सभ्य हो गई। जो भी इसके लिखे हुए लिखित चीज़ें हैं, साक्ष्य हैं, सब इतिहासकार सक्षम है इसे डिकोड करने में, ठीक है। और ये जो है इतिहास को इतिहास बनाती ऐतिहासिक काल, ठीक, क्योंकि जब हम इसके स्रोत देखेंगे तो इनके जो स्रोत हैं आपको ऐतिहासिक पुस्तकें मिलेंगी, धार्मिक पुस्तकें मिलेंगी, विदेशी यात्रियों के विवरण मिलेंगे। पहले भी होता था ना कि दूसरे राष्ट्र में लोग आते थे भ्रमण के लिए, उन सभ्यताओं को जानने के लिए, वहाँ के व्यवसाय जानने के लिए, ठीक। तो इस हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि मित्रों आज जो है बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक। इतना पढ़ने की आवश्यकता इसलिए है, पहले हम बेसिक सोचेंगे, कुछ आपको कालखंड के बारे में जानकारी दे दें। उसके बाद कल जो है चीज़ें विस्तृत अध्ययन हम करेंगे और चीज़ों को समझाएंगे, क्योंकि अब आप इन चीज़ों को समझ गए हैं। इसके बाद की जो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, स्रोत होगा कि आखिर किस आधार पे हम कहें कि फला काल का है। सिक्कों का कितना महत्व था, पुराने भवनों का, इमारतों का कितना महत्व था, लिपियों का कितना महत्व था, ठीक। उत्खनन से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं
उन चीज़ों का कितना महत्व था, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और तो आज के लिए हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, बल मिलेगा और बेहतर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।